आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की अनूठी पहल हर घर पाठशाला में सभी का अभिनंदन। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाएं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एक धारणा हमारे पास और बचती है जो आप पढ़ रहे होंगे कि सुन रहे होंगे अभी, जो हमने पीछे किया कि सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये घरेलू और जो राष्ट्रीय धारणाएं हैं ये क्या हैं, इनके बारे में भी आइए जाने डिटेल से। घरेलू आय या उत्पाद से अभिप्राय है किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन, जितने भी उत्पादक हैं, कितने भी इकाइयां हैं, उत्पादनकर्ता हैं, उनके द्वारा वो चाहे उत्पादकों का अर्थ यहाँ डिटेल में बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि वो चाहे इस देश के निवासी हैं या गैर निवासी हैं, लेकिन इसी देश में उन्होंने सभी प्रकार के उत्पादकीय कार्य किए हैं, उस सब को हम घरेलू आय में लेते हैं। उन सभी के द्वारा, चाहे वो गैर निवासी हैं चाहे वो सामान्य निवासी हैं, उस देश की घरेलू सीमा में जो ये उत्पादन करते हैं, इनके द्वारा उत्पादित किया गया सारा जितना उत्पादन है उसको घरेलू आय हम मानेंगे। इसको वैसे भी जान सकते हैं कि घरेलू आय एक जो मैथमेटिकली समीकरण इसका बनता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय या उत्पाद में से जब भी हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बच जाता है वो घरेलू आय या उत्पाद बचता है। दूसरी हमारे पास धारणा रहती है जो राष्ट्रीय धारणा। ये तो घरेलू थी, दूसरी राष्ट्रीय आय या उत्पाद किसे कहेंगे हम। घरेलू आय को हमने जाना, इसके साथ साथ जब भी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ लिया जाता है तो इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तब वो घरेलू आय राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को कैसे निकालेंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, ये एरो बता रहा है कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में प्राप्त साधन आय, मतलब जैसे हमारा देश भारत है, यहाँ से जो निवासी हैं, यहाँ के निवासी जो बाहर रहते हैं और वहां पे उत्पादकीय कार्य करते हैं और उनको अपने अपने कार्य के बदले में आय प्राप्त होती है, इसे हम विदेशों में प्राप्त साधन आय कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से विदेशों के जो निवासी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, उनको हम कहेंगे गैर निवासी। यहाँ पे उन देशों के आदमियों के द्वारा, निवासियों के द्वारा इस देश में प्राप्त की गई साधन आय को जब घटा दिया जाता है तो हमारे पास विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बनती है। अर्थात इसको हम डिटेल से जाने, यहाँ के लोग जो बाहर जाके कमाते हैं और यहाँ पे लाते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे जो विदेशी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे अपनी साधन आय अर्जित करते हैं। जब इसको निकाल लिया जाता है तो हमारे पास फिर शुद्ध रूप में विदेशों से प्राप्त साधन आय बचती है। तो ये रहता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की धारणा। आइए अब आगे चलें, जो हमने पहली धारणा की थी उसको डिटेल में जानें। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट में हमने जीडीपी के नाम से भी जाना था। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम जानेंगे। क्या देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, अभी हमने किया, सभी उत्पादक कौन कौन से हुए, सामान्य निवासी और गैर निवासी, जो हमने अभी जाने। जो विदेशों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे यहाँ गैर निवासी कहलाएंगे। ये सभी निवासी जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे देश की सीमाओं के भीतर रह रहे हैं और उत्पादन के कार्य को करते हैं, तो इस दोनों के द्वारा जो उत्पादित उत्पादन है, कुल उत्पादन है, उसकी
बाजार कीमत के आधार पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसकी गणना की जाती है, ये व्यय दृष्टिकोण के आधार पर, इसीलिए इसको कहा जाता है। इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जिसके बारे में कि हम चर्चा कर चुके हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अप्रत्यक्ष करों में से आर्थिक सहायता को निकाल दिया जाता है। तो जब भी इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है तो हमारे पास जो बनता है वो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बाजार मूल्य के ऊपर हमारे पास प्राप्त होता है। और इसी में ही हमारे पास दूसरा आता है हमारे पास फिर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय। अभी हमने घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ा, अब राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, घरेलू और राष्ट्रीय के बारे में जो कंफ्यूजन से बहुत दूर हुई होगी आपकी। तो बाजार कीमत पर ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी, बाजार कीमत के ऊपर घरेलू आय जो हमने अभी पीछे में जाना, निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन, इसके साथ जो विदेशों में या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, इन दोनों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, दोनों के जोड़ को हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद या आय। तो क्योंकि बाजार कीमत के ऊपर है तो स्वाभाविक ही है जितना भी उत्पादन है उस उत्पादन को बाजार कीमत के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको फिर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्योंकि सकल शब्द लगा है तो स्वाभाविक ही है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें मूल्यह्रास शामिल होगा। मूल्यह्रास में हमने डिटेल में कर लिया है कि सामान्य टूट फूट, अप्रचलन, आकस्मिक जो हानि है वो सारा इसमें कैलकुलेट होता है। और बाजार मूल्य है तो स्वाभाविक है बाजार कीमत का मतलब इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होंगे, वो भी हम जान चुके हैं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। आइए आगे जानते हैं। जो हमारी तीसरी धारणा रहती है इसमें, इसी में ही, वो क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब पुनः आप एकदम बाजार कीमत पर अब आप समझ रहे होंगे कि बाजार कीमत की बात की जा रही है, शुद्ध शब्द की बात की जा रही है, तो बाजार कीमत क्या हुई, शुद्ध क्या हुआ और राष्ट्रीय क्या हुआ, ये भी आप जान रहे होंगे। तो अब आपको देरी नहीं लगेगी इन चीजों को समझने के लिए, इन विभिन्न धारणाओं को जानने के लिए। सकल राष्ट्रीय आय में से जब भी, क्योंकि शुद्ध शब्द यहाँ पे लगा है, स्थायी पूंजी का भोग या मूल्यह्रास जिसको हम कहते हैं, इसको निकाल देते हैं तो स्वाभाविक है हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। परंतु क्योंकि ये बाजार कीमत के ऊपर है इसलिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि बाजार कीमत का मतलब हुआ इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, जिसमें अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता निकाल दी जाती है। तो अगली हमारे पास जो धारणा है वो रहता है बाजार कीमत पर। पहले हमने देखा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब हम देख रहे हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके बारे में आइए जानते हैं। सकल घरेलू आय में से, क्योंकि शुद्ध शब्द लगा है तो स्वाभाविक ही है कि सकल घरेलू आय में से हम क्या घटाएंगे, क्या काम करेंगे? मूल्यह्रास। इसको आप भलीभांति जानते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है, हमने वही बड़े सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है डिटेल में। तो इसको जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? घरेलू उत्पाद शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये व्यय बाजार कीमत पर दिया गया है तो व्यय दृष्टिकोण इसमें है। व्यय का मतलब सीधी सी बात है कि इसमें हमारे पास क्या शामिल रहेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिनको हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमारे पास अगला आता है बाजार कीमत हो गई, अब साधन लागत की बारी आती है। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय। घरेलू का मतलब देश के भीतर
और साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ये जानेंगे हम। ये क्या रहता है? सकल घरेलू आय या उत्पाद में से जब भी घरेलू आय जो सकल है उसमें से हम क्या करेंगे? मूल्यह्रास को कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और क्योंकि ये आय का दृष्टिकोण है, आय दृष्टिकोण के ऊपर इसकी बात की जा रही है, तो इसमें क्या क्या रहता है आइए शुद्ध बनाने के लिए जो सकल घरेलू आय उसमें से हम क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं, और इसमें क्योंकि साधन लागत है इसलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल नहीं होते हैं। अगला हमारे पास साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत के ऊपर हमने जाना है ये क्या होता है, जीडीपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद के साथ जब भी स्थायी पूंजी का उपभोग हमारे पास जुड़ जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद हमारे पास निकल के आ जाता है। ये इसमें क्योंकि साधन लागत है इसलिए इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। और इसी के साथ हमारे पास आता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम कैसे जानेंगे? सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय के साथ जब भी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास वो घरेलू आय राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि ये साधन लागत के ऊपर है तो स्वाभाविक है इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ अगला हमारे पास आता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, जिसको हम जानेंगे ये क्या रहता है। सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद में से जब भी स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास, इसको अब आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे क्योंकि डिटेल में हमने स्टडी कर ली, जो शुद्ध कैसे रहेगा, राष्ट्रीय सकल कैसे बनेगा, घरेलू कैसे बनेगा, तो उसमें से मूल्यह्रास को जब भी घटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय आय बन जाती है। और क्योंकि साधन लागत है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं रहते हैं। राष्ट्रीय प्रोज्य आय हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट बन के आता है। सकल तथा शुद्ध धारणाएं ये क्या क्या है? राष्ट्रीय प्रोज्य आय देश के निवासियों को प्राप्त सभी स्रोतों से आय, वो चाहे विदेशों से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण हो, ये भी जोड़ दिए जाते हैं, तो इन सब को जोड़ के जो प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय प्रोज्य आय रहती है। इस साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल रहते हैं। और शेष विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये भी इसको दूसरे रूप में समझा जा सकता है। और 10वां हमारे पास रहती है, 10वीं जो धारणा रहती है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम प्राप्त होती है वो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में साधन लागत और शुद्ध घरेलू उत्पाद में से जब भी हम विभागीय उद्यमों की संपत्ति को तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। और इसके साथ साथ गैर विभागीय उद्यमों जैसे एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस, इनकी बचत को भी घटा देते हैं, तो हमारे पास निजी क्षेत्र की आय बच जाती है। इसको वैसे दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि पारिश्रमिक और परिचालन अधिशेष को जब जोड़ लिया जाता है साथ साथ मिश्रित आय इसमें जुड़ जाती है, यह निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। इसको निजी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध घरेलू आय भी इसको हम कहते हैं। 11वां हमारे पास रहता है प्राइवेट इनकम, निजी आय। निजी आय को जानने के लिए हम शॉर्ट में देखें तो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, इसमें सारी आय जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, सरकार से प्राप्त जो वर्तमान हस्तांतरण है वो भी इसमें जुड़ेंगे, और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण है वो भी इसमें काउंट होते हैं। तो इस प्रकार से निजी आय हमारी रहती है। और व्यक्ति का आय जिसको पर्सनल इनकम के नाम से भी हम जानते हैं, निजी आय में से जब भी निजी उद्यमों की बस्ती और निगम कर टैक्सेस को घटा दिया जाता है तो हमारे पास व्यक्ति का आय बच जाती है। लास्ट जो हमारे पास रहता है वो रहता है व्यक्ति प्रोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको भी जानते हैं। इसमें क्या रहता है, स्वाभाविक सी बात है, जब भी व्यक्ति का आय में से प्रत्यक्ष कर जो हम देते हैं
और साथ ही साथ सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनको विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां हम मुहैया करवाते हैं, देते हैं, जैसे फीस के रूप में या जुर्माने के रूप में। तो ये सारे ही इन सभी को निकाल कर हैं, फीस है, जुर्माने हैं, इन सबको देकर जो बाकी हमारे पास बच जाती है वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।